नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में हो रहे विधानसभा उपचुनाव की। सरदार शहर चुनाव प्रचार का कैंपेन थम चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होगी। 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और भंवरलाल शर्मा जो कांग्रेस के विधायक, 4 बार कांग्रेस से, 1 बार लोकदल से, 1 बार जनता दल से चुनाव उन्होंने जीता। उनके दिवंगत होने के बाद ये चुनाव हो रहा है और बीजेपी कांग्रेस दोनों और आरएलपी त्रिकोणीय मुकाबला है। कौन जीतेगा ये कहना बहुत मुश्किल है अभी, लेकिन सबने ताकत लगाई और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी हो, दूसरे प्रत्याशी हो, 10 प्रत्याशी जैसे मैंने बताया, सभी ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। अब घर घर कैंपेन कर सकते हैं। 5 को वोटिंग होगी। इवनिंग में उनकी जो अक्सर कहा करते हैं कि किस्मत अब ईवीएम में पैक हो गई है, और 8 को कौन भाग्यशाली होगा वो तस्वीर सामने आएगी। कैसा रहा चुनाव प्रचार, कैसा कैंपेन चला, क्या कुछ खास मुद्दे रहे और क्या लगता है वहां के लोगों का रुझान, तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अनिल सेन, भाजपा से लक्ष्मीकांत पारिक साहब, कांग्रेस से पंकज शर्मा साहब, सभी का स्वागत है। मैं पंकज आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अगर बात बीजेपी की करें तो खोने को कुछ नहीं अभी वहां पे, क्योंकि यह सीट आपके पाले में, आपके पास से चली जाती है तो 2 बातें सामने आएंगी। एक तो बीजेपी ये कहेगी कि ये 2023 का लिटमस टेस्ट है कि जनता का रुझान कहां जा रहा है, क्योंकि 2018 के बाई इलेक्शन में जो कुछ रिजल्ट्स आए थे, कांग्रेस को भी यही था कि ये बीजेपी का, या फिर कहूं कि 2018 के चुनाव का लिटमस टेस्ट है, जिसमें बीजेपी को कई जगह हार का सामना करना पड़ा। वो रिजल्ट 2018 में रिफ्लेक्ट भी किया। चुनौती दूसरी इस वजह से है कि जैसे मैंने कहा कि आपके पाले में सीट है, अगर आपके पास से चली गई तो बीजेपी का आरोप, और अगर आपके पास में रह गई तो ठीक आप कह सकते हैं कि जनता का रुझान हमारी ओर चल रहा है। तो अभी क्या लगता है आपको, वो दावा क्या है कि जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल हम वापसी करेंगे? देखिए, पिछले कुछ सालों में राजस्थान में लगभग 7 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से 5 में कांग्रेस जीती है, 1 में आरएलपी जीती है, 1 में बीजेपी जीती है। तो कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लगातार जनता के बीच में है। भले ही कांग्रेस की चिरंजीवी योजना, ओपीएस का लागू करना हो, और बाकी जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, किसान भाइयों को लेके और युवा बेरोजगारों के लिए जो वैकेंसियां निकाली हम लोगों ने, उसमें लगातार राजस्थान की सरकार ने काम किया है। और वही विकास के मुद्दे हैं जिनके भी को लेकर हम लोग सरदार शहर के चुनाव में गए हैं। सरदार शहर में भी आदरणीय भंवरलाल शर्मा जी ने लगातार काम किया। आपने देखा होगा पिछले 15 चुनावों में से 9 में वहाँ कांग्रेस जीती है, और भंवरलाल जी शर्मा जी ने वहाँ लगातार प्रतिनिधित्व किया। और जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो लगातार 3 बार वहाँ चुनाव हारे भी हैं। जो तीसरी पार्टी आरएलपी के उम्मीदवार हैं वो सिर्फ वहाँ जाति के बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस में वहाँ, क्योंकि कांग्रेस की वहाँ की जो जनता है, सरदार शहर की जनता, वो भी बिल्कुल ही सीधे तौर पे कह रही है कि भंवरलाल शर्मा जी का 1 साल का कार्यकाल बचा था, तो निर्विवाद रूप से उनका पहला हक बनता है कि वो कम से कम 1 साल का कार्यकाल जो बचा है वो तो उन्हीं के परिवार से, उनके जो प्रतिनिधि के तौर पे वो कंप्लीट करें। तो हमें लगता है कि हम आश्वस्त हैं कि वहाँ की जनता कांग्रेस को ये सेमीफाइनल जिताएगी, और 2023 के लिए भी जनता वहाँ का आशीर्वाद हमें देगी, और 2023 का फाइनल हम लोग जीतेंगे। लक्ष्मीकांत जी, क्या लगता है आपको सरदार शहर को देख के, क्योंकि काफी कुछ आप लोगों के सामने तस्वीर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वहां पे जो अधूरे काम है भंवरलाल शर्मा के, वो पूरे करेंगे। गवर्नमेंट इनकी है, जनता ये जनता सोच के चलती है कांग्रेस के अनुसार कि हमें आगे बढ़ाना चाहिए विकास की रफ्तार को। आपको क्यों वहां की पब्लिक वोट दे रही होगी? क्योंकि दावा तो आपका यही होगा, नेचुरल बात है कि नहीं हम जीत रहे हैं, तो वोट क्यों मिलेगा आपको वहां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वहां पर विधायक बनने वाला है, और अशोक जी वहां पर चुनाव बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य की तरह सत्य है। जहां तक कांग्रेस का अपना सोच हो सकता है कि वो क्यों जीत रहे हैं, सहानुभूति लेने के कारण जीत पाएंगे या कुछ विकास के काम के कारण जीत पाएंगे, बल्कि स्पष्ट है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा है कि हम वहां पर अधूरे, उनके परिवार को टिकट इसलिए दिया कि सहानुभूति वोट मिल जाए। वैसे तौर पर मानना है कि सहानुभूति चुनाव नहीं होगा। इस चुनाव सीधे तौर पर इस राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का जन आक्रोश बना हुआ है, राजस्थान में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति खराब चल रही है, किसान यूरिया के लिए परेशान है, किसान जिस प्रकार से आज शिक्षा बेरोजगार जिस प्रकार गुजरात तक पहुंच गए, गुजरात के अंदर जाकर उनको प्रदर्शन करना पड़ा, उसके बाद राजस्थान लाकर बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार का उनके नेता को बंद करने का काम किया, और जिस प्रकार बेरोजगारों में इस समय भारी निराशा व्याप्त है, यहाँ की युवा भारी निराशा व्याप्त है। जिस प्रकार की निराशा का वातावरण राजस्थान बन गया, और खास तौर से भय का वातावरण इस समय राजस्थान बना हुआ है। कानून व्यवस्था और अराजकता की स्थिति इस स्तर पर है
कि रोज अखबार पढ़ने से खोलते ही सरेआम गोलियां चलने वाली घटनाएं, सरेआम लूट की घटनाएं, जहां जहां तक देखो बलात्कार की घटनाएं। तो राजस्थान जिस प्रकार से राजस्थान में जिस प्रकार कानून व्यवस्था से खराब होती जा रही है, मैं समझता हूँ भारतवर्ष में यदि किसी राज्य कानून व्यवस्था निम्नतम स्तर पर है तो राजस्थान है, और इन सब का परिणाम राजस्थान की जनता सरदार शहर के माध्यम देने वाली है। जी अनिल जी, देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है जो हमारे सहयोगी वहां से बता रहे हैं, रिपोर्ट्स में जो आ रहा है सामने। आरएलपी को भी हल्का नहीं मानना चाहिए, वो मुकाबले को त्रिकोणीय किया हुआ है। वो क्या पोजीशन रहेगी मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उसने मुकाबला जरूर कड़ा कर दिया है। अब बात आती है विकास की। कांग्रेस तो इस बात को लेकर के है कि एक तो उन्हें सिंपैथी वोट मिल सकते हैं, उसके अलावा ये मानना है कांग्रेस का कि जो विकास के अधूरे काम हैं भंवरलाल शर्मा के वक्त जो हुए उसे पूरे किए जाएंगे। बीजेपी के पास में इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि कैंडिडेट उनकी छवि मिस्टर पीचा जो हैं वो चौथा चुनाव लड़ा उन्होंने। एक चुनाव जीते 2008 में, 3 चुनाव वो हारे, 2 या 3 में श्योर नहीं हूं, 2 हारे या 3 हारे। तो सिंपैथी किसके साथ चलेगी? वो ये कहेंगे कि देखिए मैं आपके बीच में रहता हूं, क्योंकि भंवरलाल शर्मा जी को लास्ट में यह कहना पड़ा था उस वक्त जब पीछा चुनाव लड़े थे कि भाई ये तो मेरे एक तरह से थेपड़ी बोलते हैं उधर शेखावाटी में कि मेरे को एक श्रद्धांजलि आपका वोट। वो बातें अब चल पाएंगी वहां? देखिए उपचुनाव की स्थितियां अगर देखी जाए, हालांकि देखा जाए तो साल भर के लिए चुनाव यहाँ पर होगा, जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाएगा 1 साल का उसका कार्यकाल होगा। तो ऐसे में ये चुनाव जो एक तरह से रोचक होता या फिर मुकाबला जो होता जनता के बीच में मुद्दे अगर जाते, वो शायद पूरी तरह से उस तरह का चुनाव नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी सहानुभूति का चुनाव दोनों ही पार्टियों ने गेम खेला। बीजेपी इधर सहानुभूति फैक्टर लेकर 3 बार का जो चुनाव पीछा ने हारा है उसकी सहानुभूति कहना कि वोटर्स के बीच में देख रही है। पिछला चुनाव भी हारे, बीजेपी को लगता है कि जो वोटर्स पिछली बार नहीं जिता पाए थे पीछा को, उसको इस बार वोट देकर जिता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस भी सहानुभूति फैक्टर है, दिवंगत विधायक के पुत्र को यहाँ पर टिकट दिया गया है, टिकट देकर वहां से जीत की तलाश। एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि पिछले दिनों जो 6 बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें सिंपैथी गेन की है। जिसके परिवार के किरण माहेश्वरी जी की बेटी को टिकट दिया तो वो जीत गई। दूसरी जगह पे जैसे टिकट दिया बीजेपी ने, एक जगह अपने विधायक के परिवार से नहीं दिया तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। एक बड़ा कारण है, पब्लिक ये मान के चलती है कि चलिए वो जो विधायक दिवंगत हो गए उन्हीं के सिंपैथी है, तो पार्टियों का भी एक बड़ा फंडा यही है कि चलिए इसी को देके देखते हैं। टिकट निकल जाती है, इजी गोइंग है। तो ऐसे में जो समीकरण पिछले दिनों के देखे जाए, रिकॉर्ड भी वहां पर देखा जाए तो उसी पक्ष में तस्वीर कहीं ना कहीं बैठती है। बीजेपी ने एक जगह टिकट बदला, उसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। हालांकि उपचुनाव की अगर स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस लीड करती रही है। पिछली सरकार में देखा जाए बीजेपी की सरकार थी, उपचुनाव हुए लेकिन कांग्रेस ने वहां पर लीड की। इस बार सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस ने जो उपचुनाव अधिकतर हुए उसमें अधिकतर चुनाव में जीत यहाँ पर दर्ज की है। तो कुछ अगर इन चुनाव का देखा जाए, मुद्दे गौण हैं और फेस कहीं ना कहीं जनता के बीच में है, और फेस भी जो चुनाव का जो रुझान जनता का होना चाहिए शायद उस तरह का रुझान नहीं बन पाए। हालांकि ताकत आज आखिरी दिन 3 दलों ने दिखाई है। बीजेपी ने रोड शो किया, सतीश पूनिया खुद वहां पर मौजूद रहे, राजेंद्र राठौड़ इस रोड शो में शामिल होकर वोट वहां पर मांगे हैं। कांग्रेस की ओर से रोड शो वहां पर किया गया। हनुमान बेनीवाल लगातार डटे हुए थे और आज आखिरी दिन भी वोटर्स के बीच में रहकर दमखम अपना पूरा दिखाया है। अच्छा चुनाव हनुमान बेनीवाल ने भी बनाया, उनकी पार्टी ने वहां पर बनाया। तो ये एक तस्वीर जो है उपचुनाव की इस त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती हुई दिख रही है। हालांकि नतीजा किस तरह से होगा, वोटर्स का रुझान क्या है और सहानुभूति फैक्टर किस तरह बैठता है, बीजेपी कांग्रेस के दोनों सहानुभूति फैक्टर में क्या दिवंगत विधायक के पक्ष में वोटर्स जो है वो अपना वोट कास्ट वहां पर करेगा, या फिर पीछा को मुकाबले में अगर यहाँ पर रखा है तो क्या यहाँ पर भी 1 साल के लिए जनता परख सकती है कि हाँ ये देखा जा सकता है भाई पिछली बार कांग्रेस को मौका दिया, साल भर के लिए संभव है कि बीजेपी को एक बार मौका यहाँ पर दे दिया जाए। या फिर बेनीवाल जो काफी एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनाव इस मुहिम के अंदर जो त्रिकोणीय मुकाबले यहाँ पर बनाया गया है, अपने प्रत्याशियों को लेकर चुनावी मैदान में जो डटे हुए हैं, संभव है कि इस मुकाबले के अंदर तस्वीर किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन मुकाबला रोचक है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बना हुआ है जिसमें दोनों जो बड़ी पार्टियां वो भी फंसी हुई है। मैं लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल का अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि जो बात भी होती है हमारी वहां से, मुद्दे गौन है इन चुनाव में कोई बहुत ज्यादा, हालांकि राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए और मुद्दे पर आधारित ही इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये कहा जाता है कि बाई इलेक्शन बहुत ही नियर बाई इलेक्शन हो जाता है। वहाँ एक एक व्यक्ति की वोट की अहमियत, इतने वर्कर्स वहां पहुंच जाते हैं, लीडरशिप इतनी होती है वहां पे कि कोई समझ में नहीं आता है कि मुद्दे अगर मुद्दे हैं
तो मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि ठीक है, आपने सब बातें कही कि महंगाई की भी कही आपने, बेरोजगारी की भी कही, कानून व्यवस्था की भी बातें कही। महंगाई को लेकर के तो पब्लिक बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये राज्य का विषय है, केंद्र का विषय है, कौन खत्म करेगा, क्योंकि उसी मंच से दोनों तरफ से महंगाई की मार को लेकर के एहसास कराया जा रहा है। दूसरा, अक्सर बीजेपी ये बात कहती है कि डबल इंजन की सरकार, जिस राज्य के अंदर पार्टी की सरकार होती है, इलेक्शन होने वाले होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो डबल इंजन की बात की जाती है। तो यही इंजन कांग्रेस का फिर कैसे रुकेगा? कांग्रेस भी यही बात कह रही है कि आपको विकास करेंगे हम, जो रुका हुआ है यहाँ, तो आप दूसरे को अगर वोट देंगे तो आपके विकास ठप होगा। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वोट के साथ में विकास जुड़ा होता है या फिर वोट डालते हैं तो पूरे विकास जो करना है आपको पूरे क्षेत्र का ही करना होता है। देखिए, निश्चित रूप से एक जनकल्याणकारी सरकार की आवश्यकता होती है कि वह संपूर्ण क्षेत्र का विकास करे, संपूर्ण विकास के क्षेत्र में रुचि ले, संपूर्ण क्षेत्र का स्वर्णिम विकास हो सके। जहां तक आप सरदार शहर की बात करते हैं, एक फेरिस्ट है, 15 चुनाव में 9 बार कांग्रेस जीती और कांग्रेस जीतकर इस प्रदेश में लगातार लंबे समय कांग्रेस शासन रहा। यदि आज भी सरदार शहर पिछड़ा हुआ है विकास के क्षेत्र में, तो उसके जिम्मेदार कौन है? वहां की जनता इस बात को प्रश्न पूछना चाहती है। लगातार माननीय दिवंगत भवनलाल शर्मा पर प्रश्न खड़ा आज मैं नहीं करना चाहता, उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित भी करता हूं, लेकिन सीधे तौर पर यदि वे भी लंबे समय विधायक रहे, जनता भाजपा सरकार में भी वे रहे, जनता दल से भी रहे और निर्दलीय भी रहे, उनको मौका मिला और लगातार वहां की जनता ने उन्हें मौका दिया, यदि फिर भी क्षेत्र विकास के अंदर पीछे है, तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की या पार्टी की जिम्मेदारी तो बनती है जिसकी पार्टी लंबे समय वहां पर विधायक रहे हूं और सरकार भी रही हो। तो यदि आप विकास की बात करें तो सीधे तौर पर यदि वहां के विकास के लिए या विकास नहीं होने का कोई व्यक्ति जिम्मेदार तो कांग्रेस है, पहली बात। दूसरी बात आपने वहां पर कही कि मुद्दे गौण हो जाते हैं, मुद्दे गौण नहीं है। मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रखर रही है और अपने मुद्दों को वहां पर स्थानीय मुद्दे रहे हों या राजस्थान के मुद्दे रहे, हमको लगातार हमने वहां पर मुद्दों खड़ा करने का प्रयास किया, लगातार कर रहे हैं। आपने मैंने जैसे बेरोजगार की बात करी, आज राजस्थान के बेरोजगार को गुजरात जाकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजस्थान सरकार यदि उनकी बात को राजस्थान में सुन लेती तो शायद मुझे नहीं लगता गुजरात तक वहां जाने की आवश्यकता पड़ती। यदि राजस्थान की कानून व्यवस्था इस तरह ठीक होती तो राजस्थान के अखबार, राजस्थान के चैनल इस कदर भरे नहीं पड़ते कि राजस्थान की जनता को सोचने मजबूर हो जाती कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर आखिर क्यों हो गई। राजस्थान का किसान अपने उन राहुल गांधी के उस 10 दिन के वादे को लेकर आज भी जूझ रहा है कि तुम्हें संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। मुझे राजस्थान में एक भी किसान का नाम बता दे जिसका संपूर्ण कर्ज राजस्थान की सरकार ने माफ कर दिया। जी, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के हालात कृषि को लेकर बने, आज एक भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय 12 घंटे बिजली सिंगल फेज की आती थी, आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार के बाद 4 घंटे बिजली गांव को मुहैया नहीं हो रही। बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि बिजली की व्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है। तो ये सब मुद्दे हैं। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। पंकज जी, बीजेपी का तो भरोसा है कि नहीं, मुद्दे खत्म नहीं होते हैं, मुद्दे जिंदा रहते हैं और मुद्दों को आधार बनाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास में जो मुद्दे हैं वो जनता के जुड़े मुद्दे हैं, जनता के जहन में हम उतारते हैं। विकास का एजेंडा उतारने में ज्यादा वक्त लग रहा है या फिर आपके खिलाफ जो एजेंडे बीजेपी लेकर के गई है उनमें ज्यादा लोगों की दिलचस्पी हो रही है? देखिए, कांग्रेस हमेशा से जनहित कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन पे ही चुनाव लड़ती आई हैं। हमारे बीजेपी के वरिष्ठ साथी मुझे बता रहे थे कि किसानों के बारे में, किसानों में राजस्थान पहला प्रदेश है जिन्होंने जो सहकारी समिति और इनके जो लोन थे उन्होंने माफ किए हैं। जो लोन माफ नहीं हुए हैं वो केंद्र सरकार के जो अधीन बैंकों के हैं वो लोन माफ नहीं है, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। किसानों को डबल इनकम करने का वादा केंद्र की सरकार ने किया था, वो अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाना हो और जो व्यवस्थाएं करना, डीएपी यूरिया की बात अभी मेरे साथी कर रहे थे, तो यूरिया भी जो डिमांड हम लोगों की थी, जो राजस्थान सरकार ने डिमांड भेजी थी, उसकी सप्लाई भी केंद्र की सरकार नहीं कर पाई है। रोजगार की बात ये लोग कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे के साथ केंद्र सरकार सत्ता में आई थी। राजस्थान की सरकार सत्ता में नहीं आई वादा, झूठा वादा करके। राजस्थान की सरकार ने तो लगातार यहाँ पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया और लगभग 3 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुकी है। लेकिन केंद्र की सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे के साथ आई है और सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी दी है, और वो भी इन्होंने संसद के पटल पे रखा है। ये मेरा डेटा नहीं है, संसद के पटल पे इन्होंने खुद ने रखा है। इसके अलावा भी इन्होंने अभी केवल महिमा मंडन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने 2 जगह अलग अलग इवेंट करके 70-70 हजार लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए, जिसका वायदा इन्होंने मार्च में किया था कि 10 दिसंबर तक 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, तो सिर्फ उन्होंने 1,40,000 लोगों को नौकरी दी है। तो ये जो कथनी और करनी में फर्क है वो बीजेपी में है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस तो लगातार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और सरदार शहर में भी भले हॉस्पिटल का मामला हो, उप जिला चिकित्सालय केंद्र बनाना हो, वहां स्कूलों का नवीनीकरण करना हो, स्कूल महात्मा गांधी स्कूल खोलने हो और सड़कें बनानी हो, वो राजस्थान की सरकार ने की है। मौलाना शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार काम हुए
है। अशोक पिचाई जी जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं वो तो चुनाव लड़ने के इच्छुक ही नहीं थे। खुद सतीश पूनिया जी का ये स्टेटमेंट है कि हम तो वहां चुनाव हारते ही हैं, उपचुनाव। तो जो जिनके बीजेपी के जो विपक्ष की इतनी बड़ी पार्टी है, उनके जो चीफ है राजस्थान के, वो ये कहते हैं कि हम तो चुनाव हारते हैं, तो वहां समझना चाहिए कि वहां की मानसिकता क्या है। तो कांग्रेस वहां चुनाव सेमीफाइनल जीत रही है, और चुनाव सेमीफाइनल जीतने के बाद कांग्रेस फाइनल भी जीतेगी और राजस्थान में लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। जो अच्छी जन कल्याणकारी योजना है राजस्थान की, भले वो ओपीएस हो, चिरंजीवी हो, दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी देना हो, जो बिजली पे सब्सिडी देना हो, किसानों के लिए और योजनाएं हो, उन सब पे अच्छा काम लगातार करेगी। अनिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि देखिए, मुद्दा आपका हर पार्टी का होता है, हर चुनाव में हनुमान बेनीवाल भी अपने मुद्दे लेकर के गए हुए हैं यहां। लेकिन मेरा एक सवाल होगा आपसे कि जनता वास्तव में अगर जो कुछ हो रहा है, गठित हो रहा है कि बिल्कुल गलत व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, इसको लेकर के अगर जनता चाह रही है वोट करना, तो विकास का भी जो एजेंडा होता है उसको भी कहीं फोकस करते हैं, या फिर आपने पहले कहा कि देखिए एजेंडे बहुत ज्यादा वहां असरदार नहीं होते हैं, वहां ये देखते हैं कि कैंडिडेट कैसा है, किसके अटैचमेंट उसका क्या है, कितना सोशल है, उसका भविष्य के लिए क्या इम्पैक्ट आ सकता है, वो सब चीजें देखी जाती हैं, या फिर किस तरह का रहता है वहां पे? देखिए, चुनावी माहौल को अगर देखा जाए, उपचुनाव है, अगर मुख्य चुनाव होते हैं तो उसमें जरूर ये कहा जा सकता है कि सरकार अपने विकास की विजन को लेकर जाती है, क्या काम किए हैं वो भी गिनाए जाते हैं, और जनता के बीच में जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं हावी होते हैं। सरकार किसकी है ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब हावी जनता के बीच में भी रहता है जी। जिसकी सरकार होती है उसका जो उम्मीदवार होता है वो प्लस पॉइंट लेके चलता है। जनता के बीच में भी ये मैसेज होता है कि यार कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के प्रत्याशी को अगर जिताएंगे तो संभव है कि कुछ विकास की गति यहाँ पर, रफ्तार जो वो यहाँ पर पकड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कार्यकर्ता, कुछ वोटर्स ऐसे भी होंगे जो पिछली बार कांग्रेस को वोट दिए हैं लेकिन इस बार बीजेपी को दे सकते हैं। 4 साल की क्या कुछ समीक्षा रही है, जनता के माइंड में अक्सर आता है सरकार किस तरह से चली है, कानून व्यवस्था क्या है। पढ़े लिखे लोग ये मापदंड तय करते हैं कि आखिरकार सरकार का जो ढर्रा था, जो वादा किया था सरकार ने, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनता के लिए कुछ वादे रखे थे और सरदार शहर के लिए जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए, तो उन पर भी कुछ लोग वोट अपना कास्ट करेंगे। तो वो जो वोटर्स हैं, समझदार वोटर कहें या फिर अच्छे लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार निभाने वाले जो वोटर हैं, उनको कहा जाए जरूर इन मुद्दों पर वोट करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो सीट खाली हुई है विधायक के दिवंगत होने से खाली हुई है, तो जो फैक्टर मुद्दों का हो, विकास का हो, वो जनता की मेंटेलिटी पर ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। कुछ वर्ग पर जरूर इसका असर होगा, विकास के मुद्दों का या फिर विपक्ष जो मुद्दे उठा रहे हैं उनके मुद्दों का यहाँ पर असर होगा। लेकिन फिर भी अधिकतर जो वोटर्स हैं वो जो कांग्रेस के पक्ष में पिछली बार किया था, तो संभव है कि सहानुभूति फैक्टर में देखें कि यार पिछली बार हमने दिवंगत विधायक को वोट किया था, अभी दिवंगत हो गए तो उनके बेटों को टिकट यहाँ पर दी गई है, चलो 1 साल के लिए एक बार फिर से उनको चांस यहाँ पर दे दिया जाए। ये मेंटेलिटी कहीं ना कहीं वोटर्स की यहाँ पर होती है और ये वजह होती है कि उपचुनाव में जो तस्वीर बनती है मुद्दों के आधार पर शायद कम चुनाव यहाँ पर बनते दिखते हैं। अनिल, कास्ट फैक्टर में कोई इश्यू है वहां पे? देखिए, बेनीवाल के चुनाव में कूदने की वजह से ये जरूर कुछ समीकरण वहां पर जो बने वो इस बार रोचक त्रिकोणीय मुकाबले में बने, लेकिन इसमें खामियाजा किसको होगा, नुकसान किधर जाएगा, किस पार्टी को डैमेज वो ज्यादा करेंगे, क्या कांग्रेस के लिए वो प्लस पॉइंट होगा या फिर बीजेपी को नुकसान करेंगे, ये गणित कहीं ना कहीं बैठाने की कोशिश है। लेकिन फिर भी बेनीवाल के आने से जरूर कुछ जो फैक्टर जातिवाद का अगर देखा जाए वो वहां पर बैठता हुआ सा लग रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक लहर वहां पर हो कि फला को हम वोट उधर करेंगे या दूसरे जो प्रत्याशी जिस कास्ट का उसको वोटर्स जो उसको। तभी आपको लगता है कि लहर नाम की कोई चीज नहीं है वहां पे, और ये 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 को परिणाम आएगा उसी से तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जो पहले भी था कि वहां पे सर्वाधिक जो मतदाता हैं वो शायद जाट मतदाता के रूप में माने जाते हैं, वहां पे सर्वाधिक है या फिर लेकिन अच्छा खासा एक उनका हो, तो इसी लिहाज से, और वो शायद दूध उत्पादक उससे जुड़े भी हैं, उसको लेकर के हनुमान बेनीवाल ने कार्ड खेला है, क्योंकि उनको भी अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। उनके एक पैट है, युवा नेता हैं, अशोक पिचा उनकी अपनी एक छवि है, भंवरलाल शर्मा जी के दिवंगत होने के बाद में उनके बेटे को उतारने के पीछे भी वजह यही है कि अभी तक जो इलेक्शन हुए हैं उनमें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी को भी बेनिफिट मिला है, कांग्रेस को भी मिला है। कांग्रेस ने हर जगह पे किसी न किसी परिवार, अब आरोप ये नहीं लगाया जा सकता है कि परिवारवाद, क्योंकि परिवारवाद की डेफिनेशन हमें समझनी होगी, और अगर वो सब क्राइटेरिया में सारी पार्टियां फिट हैं तो फिर आप एक दूसरे पे आरोप नहीं लगा सकते।
लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए मुद्दे मुद्दे हैं, बात सही है, मैं भी खारिज नहीं करता इसको, और मुद्दों के आधारित इलेक्शन होना चाहिए कायदे से तो, लेकिन बाई इलेक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सामने। आपने भी पहले माना इस बात को कि बहुत लोकलाइज हो जाते हैं सारी चीजें, बहुत सारे वहां पे कैंपेनर्स पहुंच जाते हैं, समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी वजह यह भी है कि लोगों की दिलचस्पी बन जाती है वहां पे, वर्कर्स की काफी बड़ी फौज होती है कि नहीं साहब ये वोट करवाइए। वोटिंग परसेंटेज भी किसी भी बाई इलेक्शन में आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपका जो रूटीन वोटिंग परसेंट है उससे ज्यादा होगा। लोग डालते हैं, डलवाते भी हैं, क्योंकि बूथ का वर्कर जो है उसका एक ही फोकस है कि, और उसके साथ 4 साथी और पहुंच जाते हैं, इस वजह से ये सारा वोटिंग होता है। और ये इसका नफा नुकसान क्या होगा, ये हर पार्टी का ही अपना अपना एक गलियारा निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये भी वह है कि ज्यादा वोटिंग में भी कैंडिडेट हार गया और कम हुई तो भी हार गया, जिसके पक्ष में लोग मान के चल रहे थे। तो ये कोई वो नहीं है, ये तो बात ये है कि वोटिंग परसेंटेज के अलावा वो वोट किसके खाते में गया है, चुनाव तो वहां डिसीजन करेगा। तो आपके पास मैं आना चाहूंगा, कास्ट फैक्टर वहां पे कहीं रहेगा आपकी बार? देखिए राजनीति में वर्तमान परिदृश्य में जातिवाद की राजनीति नकारा नहीं जा सकती, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 36 को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं जाति की बात नहीं करता, जाति के वोटों की बात भी नहीं करता। हमारा मुख्य फोकस विकास और कांग्रेस की सरकार के नकारात्मक काम, जिस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस की रही है, उन सबको लेकर जनता बीच गए और जनता बीच जाकर हमने कहा कि जो विकास सदाशय का नहीं हुआ, उस विकास को पूरा करने का हम सब मिलकर करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसके विधायक 1 साल में करेंगे जो काम पिछले 5-4 साल में कांग्रेस के विधायक नहीं कर पाए, क्योंकि उसके बीच एक फहरिस्त थी। मैं प्रश्न भी खड़ा नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई थी और लड़ाई के बीच भंवरलाल जी क्षमा करने के फंसे हुए थे। उस राजनीतिकरण सदाशय का विकास जो होना चाहिए था वह नहीं हो पाया, क्योंकि राजस्थान की सरकार जब बनी थी पहले दिन से, उस दिन से पहले दिन से ट्रकों पर जलते टायर मुख्यमंत्री की लड़ाई के लिए देखे गए थे। उसके कहीं न कहीं उसके बहर में भंवरलाल जी फंस गए थे और उसके कारण सरदाशय का विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध हुआ था। पंकज आपके पास मैं आना चाहूंगा। मैं देखिए इलेक्शन की वोटिंग ऐसे वक्त हो रही है कि एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ठीक एक दिन पहले आगाज होगा राजस्थान में, बीजेपी की जन आक्रोश यात्राएं चल रही हैं पूरे प्रदेश में, जेपी नड्डा आके गए हैं। तो अगर वास्तव में नेशनल लीडरशिप का कुछ असर होता है तो आपको लगता है इस चुनाव में भी दिखाई देगा कहीं पे? देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में जो अभी सरकार है, वहां पर हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। और जो बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा है वो किस चीज का आक्रोश दिखा रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कि अगर उन्हें आक्रोश अगर व्यक्त ही करना है तो केंद्र सरकार के खिलाफ व्यक्त करें, क्योंकि भले पेट्रोल की रेट्स की बात हो, भले सिलेंडर की रेट्स की बात हो, आपको पता होगा, पूरे देश को इस समय पता है कि पिछले 10 दिन में देश में 25% से ज्यादा पेट्रोल की डीजल की रेट्स गिर चुके हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनको आप कहते हैं जननायक, सोचिए राजस्थान की जनता के बारे में कि आखिर क्यों राजस्थान में सबसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, क्यों नहीं आप अपने टैक्स को कम करते हैं? को आक्रोश यात्रा राजस्थान देश में करेंगे, सबसे पेट्रोल के दाम है तो राजस्थान में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में। सिलेंडर की रेट की बात कर लो, पेट्रोल की रेट की बात कर लो, जो जिन वादों के साथ किसानों के लिए आई थी, आपने कहा था बुलेट ट्रेन चला देंगे 2022 तक सबको घर दे देंगे, वादों का क्या हुआ? जो कथनी और करने में फर्क है बीजेपी की में, चलिए मैं समझना होगा। समय का अभाव है तो चलिए कोई भी जीते, लेकिन सभी को शुभकामनाएं। और 5 तारीख को होने वाले वोटिंग के दौरान आप वोट जरूर डालें जो आप सरदार शहर में रहते हैं, क्योंकि आपका हक है वोट डालना। ये किसी की दी हुई नहीं है, आज़ादी के साथ आपको ये हक मिला है और आपको वोट डालना चाहिए और जरूर डालना चाहिए। तय आपको करना है कि किस प्रत्याशी को आपको विजयश्री हासिल दिलानी है, ये आपका प्रिविलेज राइट है, बट जरूर करें आप वोट। और वादे, अपनी बातें हर प्लेटफॉर्म पे कही जाती हैं, नेताओं ने भी कही, कार्यकर्ताओं ने कही और प्रत्याशियों ने भी कही। ये लोकतंत्र की खूबी भी है और ये इसी वजह से कहा जाता है कि लोकतंत्र का पर्व होता है चुनाव। अब जरूर उसमें शिरकत करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम अतिथियों को और दर्शकों को धन्यवाद। दीजिए इजाजत, नमस्कार।